नमस्कार मित्रों, चर्चा अपनी चल रही है राजस्थान की। जैसे मैंने लिखा हुआ है, नदी घाटी परियोजना या नहर परियोजनाओं के बारे में। देखो, राजस्थान की नदी घाटी परियोजना या नहर परियोजनाओं की जब हम बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना या नहर परियोजना है, उनकी चर्चा हम करें। पहली बात, राजस्थान में जो सिंचाई हो रही है वो नहरों के अलावा भी सिंचाई है। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि राजस्थान में किन किन से कहां कहां पर सिंचाई हो रही है। ठीक है ना। ये नॉर्मल बात मैं आपको एक बार बता देता हूं। क्या आप तक कई बार नॉर्मल प्रश्न आ जाते हैं। एक नंबर बात तो मैं आपको बताऊं, पूर्व का मैदान है राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। पूर्व का मैदान, देखो ये जो पूर्व का मैदान है ये सर्वाधिक सिंचित भौगोलिक प्रदेश है। सर्वाधिक सिंचित भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का। सबसे ज्यादा सिंचित भौगोलिक प्रदेश सर्वाधिक सिंचित भौगोलिक प्रदेश। अब दूसरी विशेष बात, सिंचाई होती किस किस से है। एक नंबर बात मैं करूं, कुओं से सिंचाई। कुओं से। अब कुओं से देखो, मैं दो प्रकार की बातें करूंगा। एक नंबर बात मैं आपको बताऊंगा, कुओं से सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई कुओं से और न्यूनतम सिंचाई कुओं से। यानी कुओं से सर्वाधिक कौन से जिले में हो रही है और न्यूनतम कौन से जिले में हो रही है। फिर मैं आपको बताऊंगा नलकूपों से सिंचाई। नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक बताऊंगा और न्यूनतम बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा मित्रों, नहरों से सिंचाई। नहरों से, और नहर के बाद में मैं विशेष बताऊंगा आपको तालाबों से। तालाब। ठीक है ना। तो देखो, कुओं से जो सर्वाधिक सिंचाई अपने हो रही है, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने जयपुर में। कहां पर होती है भाई? जयपुर में। और न्यूनतम सिंचाई कुओं से होती है गंगानगर में। अब गंगानगर का नाम सर्वाधिक भी कहीं आएगा, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। देखो, ये नहरें हैं ना, नहरों में गंगानगर एक नंबर पे है। नहरों में गंगानगर जो है वो एक नंबर पे है। और जयपुर सबसे कम नहरों से सिंचित होता है। जयपुर में नहरों से सिंचाई सबसे कम है। देखो, कुओं से जो है उसका उल्टा नहरों से है, ये ध्यान में आपको रखनी है। अब तालाबों की बात करें तो तालाबों में एक नंबर है भीलवाड़ा। तालाबों में एक नंबर भीलवाड़ा और मिनिमम गंगानगर है। मिनिमम गंगानगर तालाबों से। भरतपुर का नंबर एक। भरतपुर एक नंबर पे नलकूप से। और उदयपुर सबसे कम सिंचित है नलकूप से। उदयपुर। उदयपुर में नलकूपों से सबसे कम सिंचाई होती है। ये बात विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखनी है। तो कुओं से सर्वाधिक देख दी और न्यूनतम देख दी। कुएं और नहर एक दूसरे के, कुएं और नहरों के जो जिले हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, ये ध्यान में रखनी है आपको। कुओं से सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम गंगानगर। नहरों से गंगानगर, जयपुर। ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करेंगे मुख्य रूप से आगे नहर परियोजनाओं की। देखो, नहर परियोजनाओं की बात करें, नहरें हेडिंग डाल देता हूं मैं। और सबसे पहली नहर में हेडिंग डालूं यहां पर बेटा, गंग नहर। राजस्थान की गंग नहर। देखो भाई, राजस्थान की गंग नहर की बात करें, गंग नहर की बात करने से पहले मैं आपको एक मैप यहां पे बनाऊं राजस्थान का, और उसमें मैं आपको कुछ एक बात बेटा बताऊं। तो देखो, ये जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं,
तो देखो देखो राजस्थान के उत्तर में यहाँ पे पंजाब से इधर से निकलती है अपनी ये सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। और इस सतलज के पंजाब के एक स्थान हुसैनी वाला हेड से, ये यहाँ पे है हुसैनी वाला हेड, हुसैनी वाला हेड, ये आपका है पंजाब में, हुसैनी वाला हेड पंजाब। ठीक है ना। यहां से ये नहर निकलेगी अपनी गंग नहर, और ये राजस्थान में प्रवेश करेगी गंगानगर के खक्खा गांव से। यहां पे है बेटा गंगानगर का खक्खा गांव, देखना ये है गंगानगर का खक्खा गांव। ठीक है ना। गंगानगर का कौन सा गांव है? ये खक्खा गांव। इस खक्का गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इससे होगी सिंचाई। अब ये यहां से और ये यहां तक ये नहर जो बनी है, ये बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये बात करें। देखो इसको बनाने का जो श्रेय जाता है ना, गंग नहर को बनवाने का श्रेय या गंग नहर का प्रणेता, गंग नहर का प्रणेता है बेटा महाराजा गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह जी इन्होंने बनवाई थी भाई। अब इस नहर का उद्घाटन कब हुआ? तो बेटा इस नहर का उद्घाटन हुआ था 1927 में। उद्घाटन 1927, 1927 में बनी थी गंग नहर आपकी। ठीक है। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता का मतलब है इसका उद्घाटन किया किसने? तो लॉर्ड इरविन थे। गंगा सिंह जी के सहपाठी थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है ना। अब बात आती है इंजीनियर की। इसके इंजीनियर कौन थे? कर्नल डॉयस, कर्नल डॉयस, ये इसके थे इंजीनियर। ठीक है ना। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है ये? राजस्थान में प्रवेश ये इसका है भाई, राजस्थान में प्रवेश आपका खक्खा गांव गंगानगर से। राजस्थान में प्रवेश इसका कहां से है भाई? खक्खा गांव गंगानगर से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। तो ये राजस्थान में खक्का गांव से प्रवेश कर गई अपनी। ठीक है ना। अब इसके अलावा कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई इसकी है 292 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? कुल 292 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ठीक है बेटा। आगे देखो मैं बताता हूं आपको, थोड़ा रुको एक मिनट। देखो कुल लंबाई की बात कर दी। अब इसकी चार अपने हैं शाखाएं। शाखाएं कितनी है इसकी? शाखाएं चार। कौन कौन सी? नंबर एक लक्ष्मी जी शाखा, नंबर दो करणी सिंह शाखा, नंबर तीन सामिया शाखा, सामिया शाखा है ना, इसको समेजा शाखा भी बोलते हैं, सामेजा या समेजा शाखा। और चार नंबर है लालगढ़ शाखा।
लालगढ़ शाखा। 2 जिले लाभान्वित होते हैं, जैसे आपको पता भी लग गया होगा कि कौन कौन से 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। एक गंगानगर जिला ज्यादा लाभान्वित होता है और दूसरा लाभान्वित होता है इससे अपना हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान के 2 जिले, ज्यादा लाभान्वित गंगानगर है और कम लाभान्वित जो है वो हनुमानगढ़ जिला इससे होता है। तो ये अपने जो बात अपनी हुई है वो अपनी होगी गंग नहर के बारे में, ठीक है ना। गंग नहर के बारे में ये अपनी बात हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरी नहर की बात और बताऊं, वो अपने आ जाती है नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है ना। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। देखो भाई, नर्मदा नहर परियोजना जो है ना, इसको कुछ एक नाम दिए गए। पहले तो स्थापना बता दूं इसकी या प्रारंभ वर्ष, ठीक है ना। नर्मदा नहर परियोजना का प्रारंभ वर्ष में आपको बता दूं तो ये भाई प्रारंभ वर्ष इसका है 2008। 2008। अब इसको क्या नाम दिए गए हैं, देखो। एक नंबर बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। क्यों? क्योंकि इस नहर परियोजना का पानी, केवल एक नहर परियोजना है जिसका संपूर्ण जल बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में, ठीक है ना, इसका संपूर्ण जल जो है ना बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के रूप में, बूंद बूंद सिंचाई नंबर 2, या फिर इसको मैं कह दूं ड्रिप प्रणाली, या फिर इसको कह दें अपने फवारा पद्धति, या इसको अपने कह दें स्प्रिंकलर प्रणाली, या इसको मैं कह दूं इजरायली पद्धति, इजरायली प्रणाली, इजरायली प्रणाली। समझ में आ गई होगी बात ये, ठीक है ना। अब देखो बेटा, दूसरी बात आती है इसके उद्गम स्थल की। यहीं पे लिख देता हूं मैं उद्गम, इसका उद्गम इसका होता है सरदार सरोवर बांध परियोजना से। गुजरात की सरदार सरोवर बांध परियोजना, बांध है कहां पर? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर है भाई? गुजरात में। देखो बेटा, ये जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है ना, ये नर्मदा नहर जो आई हुई है, इस नर्मदा नदी घाटी परियोजना में 4 प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी है। अब 4 प्रमुख राज्य है कौन कौन से, वो बात मैं आपको बताता हूं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना किस राज्य की है? इसमें बेटा गुजरात शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश, इसमें महाराष्ट्र शामिल है, इसमें राजस्थान शामिल है। ये 4 राज्य जो अपने इस नदी घाटी परियोजना में शामिल है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना में। अब ये नर्मदा नहर जो है ना, ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश, ये राजस्थान में प्रवेश करती है जालोर के सिल्लू गांव से। सिल्लू गांव है कहां पर? सिल्लू गांव जालोर में। सिल्लू गांव जालोर से ये राजस्थान में प्रवेश अपना करती है भाई, ठीक है ना। आगे देखो, इसकी विशेष बात मैं आपको बताऊं। कुल लंबाई की बात अगर इसकी करें तो गुजरात में 458 किलोमीटर है ये कुल लंबाई। गुजरात में 458 किलोमीटर। दूसरी बात,
राजस्थान में ये 74 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 जिले लाभान्वित है इससे, 2 जिले। अब 2 जिले है कौन कौन से? एक नंबर जिला तो आप देख ही चुके हैं जालोर के रूप में, कौन सा है? जालोर। और 2 नंबर जिला इससे अपना आता है बाड़मेर लाभान्वित। दूसरा जिला लाभान्वित जो है इससे वो है अपना बाड़मेर। तो इसको देखो आप, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, ड्रिप प्रणाली है, फवारा पद्धति है, स्प्रिंकलर प्रणाली है या इजरायली प्रणाली है। उद्गम इसका होता है सरदार सरोवर बांध परियोजना से। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है ना। दूसरी बात, नर्मदा नदी घाटी परियोजना मैंने बताई है, यहाँ पे 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। और राजस्थान में इसका प्रवेश है सिल्लू गांव जालोर से। इसकी कुल लंबाई 458 सॉरी कुल लंबाई जो है वो गुजरात में 458 है और राजस्थान में 74 किलोमीटर है। 2 जिले लाभान्वित है राजस्थान के, एक जालोर और एक बाड़मेर। जालोर ज़्यादा लाभान्वित है और बाड़मेर कम लाभान्वित है, हालांकि लाभान्वित है। अब बात आती है इसकी लिफ्ट नहरों की, ठीक है ना। लिफ्ट नहरें 3 है इसकी, 3 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है तो देखेंगे। 1 नंबर लिफ्ट नहर अपनी सांचौर, 2 नंबर पादरेड़ा, 3 नंबर पनोरिया, पनोरिया लिफ्ट नहर। ये लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो अपनी नहर हो जाती है ना बेटा, ये अपनी हो जाती है नर्मदा नहर परियोजना। एक बार इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ नर्मदा नहर परियोजना के बारे में, डायग्राम के माध्यम से आपके लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। देखो, नर्मदा नहर परियोजना जो आपकी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ वो जाएगी, तो ये बात अपने कर रहे हैं। तो देखो, इसका उद्गम जो होता है वो गुजरात के सरदार सरोवर से होता है, सरदार सरोवर, ठीक है ना। ये इधर से सॉरी ठीक है। देखो, ये सरदार सरोवर से उद्गम होता है। एक ये आ रही है नर्मदा नदी मेघालय पर्वत से निकल करके, ठीक है ना। सतपुड़ा की पर्वत पहाड़ियाँ, मेघालय पर्वत, अमरकंटक की ओर से ये अपनी आ रही है इधर से नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी से ये सरदार सरोवर बांध से ये निकली अपनी कौन सी नहर? नर्मदा नहर। ये इधर से निकली अपनी नर्मदा नहर और ये यहाँ पे आ गई जालोर से राजस्थान में प्रवेश कर गई। ये इसका है सिल्लू गांव जालोर। सिल्लू जालोर जिले का गांव है, यहाँ से ये निकली जालोर में प्रवेश कर गई और जालोर के बाद में बाड़मेर में। तो राजस्थान के इस क्षेत्र को ये सिंचित करती है। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र राजस्थान का ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचित क्षेत्र है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। देखिए, जैसे आईजीएनपी है, गंग नहर है, या मैं बात करूं राजीव गांधी नहर परियोजना है, या यमुना लिंक नहर परियोजना की बात करूं, या चंबल की कोई नहर की मैं बात करूं, तो इन सारी नहरों का पानी खेतों में सीधा छोड़ा जाता है। लेकिन इसका पानी है ना, पानी बचाओ अभियान पे संचालित नहर है ये, ठीक है ना। पानी बचाओ कैसे? ड्रिप प्रणाली के माध्यम से या फुहारा पद्धति के माध्यम से इतना पानी खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। इससे उतना ही पानी खर्च होता है जितना जरूरी होती है, ठीक है ना। एक विशेष बात मैं आपको और बताऊं, नर्मदा बचाओ अभियान, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ अभियान में मुख्य भूमिका किसकी रही? नर्मदा बचाओ अभियान, बचाओ
अभियान। तो इस नर्मदा बचाओ अभियान में मुख्य भूमिका रही एक तो मेघा पाटेकर की, मेघा पाटेकर, और दूसरी बाबा आमटे, बाबा आमटे। इन दोनों की अहम भूमिका इसमें रही थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं अपने नहर की और विशेष बात करूं तो बेटा अपने नहर नई जो आ जाती है वो आ जाती है राजीव गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी का एक अलग से रहेगा बेटा ना, राजीव गांधी नहर परियोजना, राजीव गांधी, क्या का नाम है सिद्धमुख नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है। राजीव गांधी नहर परियोजना या सिद्धमुख नहर परियोजना। नदी, नदी है सतलज और व्यास। नदी कौन सी है? सतलज और व्यास। प्रारंभ हुई 1989 में। उद्घाटन किसने किया? राजीव गांधी ने। उद्घाटन किसने किया इसका? तो राजीव गांधी ने उद्घाटन किया था, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है देखें। राजस्थान में प्रवेश इसका बिरानी भादरा हनुमानगढ़ में। राजस्थान में प्रवेश तो वो अपना आता है बिरानी भादरा हनुमानगढ़। देखो भाई, ये इसकी नॉर्मल बातें हमने कर ली। अब विशेष बात क्या आती है, ये नहर जो है ना यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन EEC के द्वारा संचालित थी, ठीक है। ये एक यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये है ना यूरोपियन आर्थिक समुदाय, या मैं कहूं EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इस नहर को पोषित कर रहा था, नहर इसके द्वारा संचालित थी, सारा खर्चा यही उठाया करता था। लेकिन 1998 में भारत सरकार ने क्या किया, पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया भारत ने। और जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया ना, तब यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने क्या किया, इस नहर को जो अनुदान दे रहा था वो अनुदान अपना बंद कर दिया। उसके बाद में यह नहर जो है ना, इस नहर को पोषित किया या पारितोषित किया गया नाबार्ड बैंक के माध्यम से। वर्तमान में अगर हमें कोई कहे कि इस नहर को पोषित कौन कर रहा है, तो नाबार्ड बैंक, ठीक है ना, नाबार्ड द्वारा पोषित है वर्तमान में ये, नाबार्ड द्वारा पोषित। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 1982 में इस बैंक की। तो वर्तमान में नाबार्ड बैंक जो है ना वो उसका खर्चा उठा रहा है। अब इसके बाद में आगे मैं बात करूं, 2002 में है ना सोनिया गांधी ने इस नहर का नाम बदल दिया था। पहले इसका पुराना नाम सिद्धमुख नहर परियोजना था, और सोनिया गांधी ने क्या किया भाई, इस नहर का नाम बदल के राजीव गांधी नहर कर दिया। राजीव गांधी, क्या नाम कर दिया सोनिया गांधी ने इस नहर का नाम कर दिया था सोनिया गांधी ने राजीव गांधी नहर
परियोजना। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसको जाना जाता है राजीव गांधी नहर परियोजना के माध्यम से। ठीक है, वर्तमान में 2 जिले जो है इससे लाभान्वित होते हैं। एक हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले की 2 तहसीलें लाभान्वित होती है बेटा इससे, एक नोहर और एक बादरा। ऐसे ही चूरू जिला है ना, कौन सा जिला? चूरू, इसकी भी 2 तहसीलें इससे लाभान्वित होती है, तारानगर और सादुलपुर। सादुलपुर यानी राजगढ़, 2 तहसीलें जो है वो इससे लाभान्वित होती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपके नई नहर की, तो अपने आ जाती है यमुना या गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव या छोटी छोटी नहरें, अब तो बड़ी बात है नहीं, आईजीएनपी आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये है हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। हरियाणा से निकल रही है और राजस्थान, दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नदी कौन सी है? तो नदी इसकी है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। लाभान्वित क्षेत्र, देखो एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं। जब मैं आपको बाणगंगा नदी पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात आपको बताई थी विशेष तौर पे कि राजस्थान का केवलादेव घनापक्षी विहार और अजान बांध, इनको बाणगंगा से पानी प्राप्त होता है और इनको यमुना लिंक नहर परियोजना से भी पानी प्राप्त होता है। तो इसका पानी है ना वो जाता है तो केवलादेव घनापक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, और दूसरा इसका पानी जाता है अजान बांध भरतपुर को। अजान बांध भरतपुर को इसका पानी जाता है भाई। समझ में आ गई होगी बात। अजान बांध भरतपुर को इसका पानी जो है वो जाता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए अपने इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, चर्चा अपनी चल रही है राजस्थान की, जैसे मैंने लिखा हुआ है, नदी घाटी परियोजना या नहर परियोजनाओं के बारे में। देखो, राजस्थान की नदी घाटी परियोजना या नहर परियोजनाओं की जब हम बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना या नहर परियोजना है उनकी चर्चा हम करें। पहली बात, राजस्थान में जो सिंचाई हो रही है वो नहरों के अलावा भी सिंचाई है। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि राजस्थान में किन किन से कहां कहां पर सिंचाई हो रही है। ठीक है ना, ये नॉर्मल बात मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्या आपका कई बार नॉर्मल प्रश्न आ जाते हैं। एक नंबर बात तो मैं आपको बताऊं, पूर्व का मैदान है राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। पूर्व का मैदान, देखो ये जो पूर्व का मैदान है ये सर्वाधिक सिंचित भौगोलिक प्रदेश है। सर्वाधिक सिंचित भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का। सबसे ज्यादा सिंचित भौगोलिक प्रदेश सर्वाधिक सिंचित भौगोलिक प्रदेश। अब दूसरी विशेष बात, सिंचाई होती किस किस से है। एक नंबर बात मैं करूं, कुओं से सिंचाई, कुओं से। अब कुओं से देखो मैं 2 प्रकार की बातें करूंगा। एक नंबर बात मैं आपको बताऊंगा, कुओं से सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई कुओं से और न्यूनतम सिंचाई कुओं से। यानी कुओं से सर्वाधिक कौन से जिले में हो रही है और न्यूनतम कौन से जिले में हो रही है।
फिर मैं आपको बताऊंगा नलकूपों से सिंचाई, नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक बताऊंगा और न्यूनतम बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा मित्रों नहरों से सिंचाई, नहरों से, और नहर के बाद में मैं विशेष बताऊंगा आपको तालाबों से, तालाब। ठीक है ना। तो देखो कुओं से जो सर्वाधिक सिंचाई अपने हो रही है, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने जयपुर में। कहां पर होती है भाई? जयपुर में। और न्यूनतम सिंचाई कुओं से होती है गंगानगर में। अब गंगानगर का नाम सर्वाधिक भी कहीं आएगा, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। देखो ये नहरें हैं ना, नहरों में गंगानगर एक नंबर पे है। नहरों में गंगानगर जो है वो एक नंबर पे है। और जयपुर सबसे कम नहरों से सिंचित होता है। जयपुर में नहरों से सिंचाई सबसे कम है। देखो कुओं से जो है उसका उल्टा नहरों से है, ये ध्यान में आपको रखनी है। अब तालाबों की बात करें तो तालाबों में एक नंबर है भीलवाड़ा, तालाबों में एक नंबर भीलवाड़ा, और मिनिमम गंगानगर है, मिनिमम गंगानगर तालाबों से। भरतपुर का नंबर एक, भरतपुर एक नंबर पे नलकूप से, और उदयपुर सबसे कम सिंचित है नलकूप से। उदयपुर, उदयपुर में नलकूपों से सबसे कम सिंचाई होती है। ये बात विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखनी है। तो कुओं से सर्वाधिक देख दी और न्यूनतम देख दी। कुएं और नहर एक दूसरे के, कुएं और नहरों के जो जिले हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, ये ध्यान में रखनी है आपको। कुओं से सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम गंगानगर। नहरों से गंगानगर, जयपुर। ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करेंगे मुख्य रूप से आगे नहर परियोजनाओं की। देखो नहर परियोजनाओं की बात करें, नहरें हेडिंग डाल देता हूं मैं, और सबसे पहली नहर में हेडिंग डालूं यहां पर बेटा गंग नहर, राजस्थान की गंग नहर। देखो भाई राजस्थान की गंग नहर की बात करें, गंग नहर की बात करने से पहले मैं आपको एक मैप यहां पे बनाऊं राजस्थान का, और उसमें मैं आपको कुछ एक बात बेटा बताऊं। तो देखो ये जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं, तो देखो देखो राजस्थान के उत्तर में यहाँ पे पंजाब से इधर से निकलती है अपनी ये सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। और इस सतलज के पंजाब के एक स्थान हुसैनी वाला हेड से, ये यहाँ पे है हुसैनी वाला हेड, हुसैनी वाला हेड, ये आपका है पंजाब में, हुसैनी वाला हेड पंजाब। ठीक है ना। यहां से ये नहर निकलेगी अपनी गंग नहर, और ये राजस्थान में प्रवेश करेगी गंगानगर के खक्खा गांव से। यहाँ पे है बेटा गंगानगर का खक्खा गांव, देखना ये है गंगानगर का खक्खा गांव। ठीक है ना। गंगानगर का कौन सा गांव है? ये खक्खा गांव। इस खक्का गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इससे होगी सिंचाई। अब ये यहां से और ये यहां तक ये नहर जो बनी है, ये बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये बात करें। देखो इसको बनाने का जो श्रेय जाता है ना, गंग नहर को बनवाने का श्रेय या गंग नहर का प्रणेता, गंग नहर का प्रणेता है बेटा महाराजा गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह जी इन्होंने बनवाई थी भाई। अब
इस नहर का उद्घाटन कब हुआ? तो बेटा इस नहर का उद्घाटन हुआ था 1927 में। उद्घाटन 1927 1927 में बनी थी गंग नहर आपकी। ठीक है। उद्घाटनकर्ता 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 का मतलब है इसका उद्घाटन किया किसने? तो लॉर्ड इरविन थे। गंगा सिंह जी के सहपाठी थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है ना। अब बात आती है इंजीनियर की। इसके इंजीनियर कौन थे? कर्नल डॉयस। कर्नल डॉयस ये इसके थे इंजीनियर। ठीक है ना। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है ये? राजस्थान में प्रवेश ये इसका है भाई, राजस्थान में प्रवेश आपका खखा गांव गंगानगर से। राजस्थान में प्रवेश इसका कहां से है भाई? खक्का गांव गंगानगर से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। जो ये राजस्थान में खक्का गांव से प्रवेश कर गई अपनी। ठीक है ना। अब इसके अलावा कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई इसकी है 292 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? कुल 292 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ठीक है बेटा। आगे देखो मैं बताता हूं आपको, थोड़ा रुको एक मिनट। देखो कुल लंबाई की बात कर दी। अब इसकी चार अपने हैं शाखाएं। शाखाएं कितनी है इसकी? शाखाएं चार। कौन कौन सी? नंबर एक लक्ष्मी जी शाखा। नंबर दो करणी सिंह शाखा। नंबर तीन सामिया शाखा। सामिया शाखा है ना, इसको समेजा शाखा भी बोलते हैं। सामेजा या समेजा शाखा। और चार नंबर है लालगढ़ शाखा। लालगढ़ शाखा। दो जिले लाभान्वित होते हैं, जैसे आपको पता भी लग गया होगा कि कौन कौन से दो जिले इससे लाभान्वित होते हैं। एक गंगानगर जिला ज्यादा लाभान्वित होता है और दूसरा लाभान्वित होता है इससे अपना हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान के दो जिले ज्यादा लाभान्वित गंगानगर है और कम लाभान्वित जो है वो हनुमानगढ़ जिला इससे होता है। तो ये अपनी जो बात अपनी हुई है वो अपनी होगी गंग नहर के बारे में। ठीक है ना। गंग नहर के बारे में ये अपनी बात हो जाती है। अब इसके बाद में आपको एक दूसरी नहर की बात और बताऊं। वो अपने आ जाती है नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है ना। नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। देखो भाई नर्मदा नहर परियोजना जो है ना, इसको कुछ एक नाम दिए गए। पहले तो स्थापना बता दूं इसकी या प्रारंभ वर्ष। ठीक है ना। नर्मदा नहर परियोजना का प्रारंभ वर्ष में आपको बता दूं तो ये भाई प्रारंभ वर्ष इसका है 2008। 2008। अब इसको क्या नाम दिए गए? देखो एक नंबर बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। क्यों? क्योंकि इस नहर परियोजना का पानी, केवल एक नहर परियोजना है जिसका संपूर्ण जल बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में। ठीक है ना। इसका संपूर्ण जल जो है ना बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के रूप में, बूंद 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 सिंचाई। नंबर दो
या फिर इसको मैं कह दूं ड्रिप प्रणाली, या फिर इसको कह दें अपने फव्वारा पद्धति, या इसको अपने कह दें स्प्रिंकलर प्रणाली, या इसको मैं कह दूं इजरायली पद्धति, इजरायली प्रणाली, इजरायली प्रणाली। समझ में आ गई होगी बात ये, ठीक है ना। अब देखो बेटा, दूसरी बात आती है इसकी, इसके उद्गम स्थल की। यहीं पे लिख देता हूं मैं उद्गम, इसका उद्गम, उद्गम इसका होता है सरदार सरोवर बांध परियोजना से, गुजरात की सरदार सरोवर बांध परियोजना। बांध है कहां पर? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहां पर है भाई? गुजरात में। देखो बेटा, ये जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है ना, ये नर्मदा नहर जो आई हुई है, इस नर्मदा नदी घाटी परियोजना में 4 प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी है। अब 4 प्रमुख राज्य है कौन कौन से, वो बात मैं आपको बताता हूं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना किस किस राज्य की है? इसमें बेटा गुजरात शामिल है, इसमें मध्य प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश, इसमें महाराष्ट्र शामिल है, इसमें राजस्थान शामिल है। ये 4 राज्य जो अपने इस नदी घाटी परियोजना में शामिल है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना में। अब ये नर्मदा नहर जो है ना, ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश, ये राजस्थान में प्रवेश करती है जालोर के सिल्लू गांव से। सिल्लू गांव है कहां पर? सिल्लू गांव जालोर में। सिल्लू गांव जालोर से ये राजस्थान में प्रवेश अपना करती है भाई, ठीक है ना। आगे देखो, इसकी विशेष बात मैं आपको बताऊं। कुल लंबाई की बात अगर इसकी करें तो गुजरात में 458 किलोमीटर है ये कुल लंबाई। गुजरात में 458 किलोमीटर। दूसरी बात, राजस्थान में ये 74 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 जिले लाभान्वित है इससे, 2 जिले। अब 2 जिले है कौन कौन से? एक नंबर जिला तो आप देख ही चुके हैं, जालोर के रूप में। कौन सा है? जालोर। और 2 नंबर जिला इससे अपना आता है बाड़मेर, लाभान्वित। दूसरा जिला लाभान्वित जो है इससे, वो है अपना बाड़मेर। तो इसको देखो आप, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, ड्रिप प्रणाली है, फवारा पद्धति है, स्प्रिंकलर प्रणाली है, या इजरायली प्रणाली है। उद्गम इसका होता है सरदार सरोवर बांध परियोजना से। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है ना। दूसरी बात, नर्मदा नदी घाटी परियोजना मैंने बताई है, यहाँ पे 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। और राजस्थान में इसका प्रवेश है सिल्लू गांव जालोर से। इसकी कुल लंबाई 458, सॉरी कुल लंबाई जो है वो गुजरात में 458 है और राजस्थान में 74 किलोमीटर है। 2 जिले लाभान्वित है राजस्थान के, एक जालोर और एक बाड़मेर। जालोर ज़्यादा लाभान्वित है और बाड़मेर कम लाभान्वित है, हालांकि लाभान्वित है। अब बात आती है इसकी लिफ्ट नहरों की, ठीक है ना। लिफ्ट नहरें 3 है इसकी, 3 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है? तो देखेंगे, 1 नंबर लिफ्ट नहर अपनी सांचौर, 2 नंबर पादरेड़ा, 3 नंबर पनोरिया,
पनोरिया लिफ्ट नहर, ये लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो अपनी नहर हो जाती है ना बेटा, ये अपनी हो जाती है नर्मदा नहर परियोजना। एक बार इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नर्मदा नहर परियोजना के बारे में डायग्राम के माध्यम से, आपके लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। देखो, नर्मदा नहर परियोजना जो आपकी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ वो जाएगी, तो ये बात अपने कर रहे हैं। तो देखो, इसका उद्गम जो होता है वो गुजरात के सरदार सरोवर से होता है, सरदार सरोवर, ठीक है ना। ये इधर से, सॉरी, ठीक है। देखो, ये सरदार सरोवर से उद्गम होता है। एक ये आ रही है नर्मदा नदी मेघालय पर्वत से निकल करके, ठीक है ना। सतपुड़ा की पर्वत पहाड़ियाँ, मेघालय पर्वत, अमरकंटक की ओर से ये अपनी आ रही है इधर से नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी से ये सरदार सरोवर बांध से ये निकली अपनी कौन सी नहर, नर्मदा नहर। ये इधर से निकली अपनी नर्मदा नहर, और ये यहाँ पे आ गई जालोर से राजस्थान में प्रवेश कर गई। ये इसका है सिल्लू गांव, जालोर, सिल्लू जालोर जिले का गांव है। यहाँ से ये निकली, जालोर में प्रवेश कर गई, और जालोर के बाद में बाड़मेर में। तो राजस्थान के इस क्षेत्र को ये सिंचित करती है। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र राजस्थान का ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचित क्षेत्र है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। देखिए, जैसे आईजीएनपी है, गंग नहर है, या मैं बात करूं राजीव गांधी नहर परियोजना है, या यमुना लिंक नहर परियोजना की बात करूं, या चंबल की कोई नहर की मैं बात करूं, तो इन सारी नहरों का पानी खेतों में सीधा छोड़ा जाता है। लेकिन इसका पानी है ना, पानी बचाओ अभियान पे संचालित नहर है ये, ठीक है ना। पानी बचाओ कैसे, ड्रिप प्रणाली के माध्यम से या फुहारा पद्धति के माध्यम से इतना पानी खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। इससे उतना ही पानी खर्च होता है जितना जरूरी होती है, ठीक है ना। एक विशेष बात मैं आपको और बताऊं, नर्मदा बचाओ अभियान, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ अभियान में मुख्य भूमिका किसकी रही, नर्मदा बचाओ अभियान, बचाओ अभियान। तो इस नर्मदा बचाओ अभियान में मुख्य भूमिका रही एक तो मेघा पाटेकर की, मेघा पाटेकर, और दूसरी बाबा आमटे, बाबा आमटे। इन दोनों की अहम भूमिका इसमें रही थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं अपने नहर की और विशेष बात करूं, तो बेटा अपने नहर नई जो आ जाती है वो आ जाती है राजीव गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी का एक अलग से रहेगा बेटा ना, राजीव गांधी नहर परियोजना, राजीव गांधी, क्या का नाम है सिद्धमुख नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है। राजीव गांधी नहर परियोजना या सिद्धमुख नहर परियोजना। नदी, नदी है, सॉरी, सतलज और व्यास। नदी कौन सी है, सतलज और व्यास। प्रारंभ वर्ष, प्रारंभ हुई 1989 में। उद्घाटन किसने किया, राजीव गांधी ने। उद्घाटन किसने किया इसका, तो राजीव गांधी ने
उद्घाटन किया था। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है देखें, राजस्थान में प्रवेश इसका बिरानी भादरा हनुमानगढ़ में। राजस्थान में प्रवेश तो वो अपना आता है भिरानी भादरा हनुमानगढ़। देखो भाई, ये इसकी नॉर्मल बातें हमने कर ली। अब विशेष बात क्या आती है, ये नहर जो है ना यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ईईसी के द्वारा संचालित थी। ठीक है, ये एक यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये है ना यूरोपियन आर्थिक समुदाय, या मैं कहूं ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इस नहर को पोषित कर रहा था। नहर इसके द्वारा संचालित थी, सारा खर्चा यही उठाया करता था। लेकिन 1998 में भारत सरकार ने क्या किया, पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया भारत ने। और जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया ना, तब यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने क्या किया, इस नहर को जो अनुदान दे रहा था वो अनुदान अपना बंद कर दिया। उसके बाद में यह नहर जो है ना, इस नहर को पोषित किया या पारितोषित किया गया नाबार्ड बैंक के माध्यम से। वर्तमान में अगर हमें कोई कहे कि इस नहर को पोषित कौन कर रहा है, तो नाबार्ड बैंक, ठीक है ना, नाबार्ड द्वारा पोषित है वर्तमान में ये, नाबार्ड द्वारा पोषित। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 1982 में इस बैंक की। तो वर्तमान में नाबार्ड बैंक जो है ना वो उसका खर्चा उठा रहा है। अब इसके बाद में आगे मैं बात करूं, 2002 में है ना सोनिया गांधी ने इस नहर का नाम बदल दिया था। पहले इसका पुराना नाम सिद्धमुख नहर परियोजना था, और सोनिया गांधी ने क्या किया भाई, इस नहर का नाम बदल के राजीव गांधी नहर कर दिया। राजीव गांधी, क्या नाम कर दिया सोनिया गांधी ने इस नहर का नाम कर दिया था सोनिया गांधी ने राजीव गांधी नहर परियोजना। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसको जाना जाता है राजीव गांधी नहर परियोजना के माध्यम से। ठीक है, वर्तमान में 2 जिले जो है इससे लाभान्वित होते हैं, एक हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले की 2 तहसीलें लाभान्वित होती है बेटा इससे, एक नोहर और एक बादरा। ऐसे ही चूरू जिला है ना, कौन सा जिला, चूरू, इसकी भी 2 तहसीलें इससे लाभान्वित होती है, तारानगर और सादुलपुर। सादुलपुर यानी राजगढ़, 2 तहसीलें जो है वो इससे लाभान्वित होती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपके नई नहर की, तो अपने आ जाती है यमुना या गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव या छोटी छोटी नहरें, अब तो बड़ी बात है नहीं, आईजीएनपी आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये है हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, हरियाणा से निकल रही है और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नदी कौन सी है, तो नदी इसकी है यमुना। कौन सी नदी है,
यमुना। लाभान्वित क्षेत्र, देखो एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं आपको बाणगंगा नदी पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात आपको बताई थी विशेष तौर पे कि राजस्थान का केवलादेव घनापक्षी विहार और अजान बांध, इनको बाणगंगा से पानी प्राप्त होता है और इनको यमुना लिंक नहर परियोजना से भी पानी प्राप्त होता है। तो इसका पानी है ना वो जाता है एक तो केवलादेव घनापक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, और दूसरा इसका पानी जाता है अजान बांध भरतपुर को। अजान बांध भरतपुर को इसका पानी जाता है भाई। समझ में आ गई होगी बात। अजान बांध भरतपुर को इसका पानी जो है वो जाता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए अपने इतना ही। धन्यवाद। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, IGNP। देखो IGNP की बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो IGNP की विशेष बात क्या है, देखिए जरा। सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए प्रयास जो थे वो महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम से ही शुरू हो चुके थे। महाराजा गंगा सिंह जी जब बीकानेर के शासक थे तो उनका मानना था कि अपना मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचे। अब सिंचाई और पेयजल के लिए पानी जब पहुंचेगा तो ये क्षेत्र जो है वो, इस क्षेत्र का मरुस्थलीकरण जो है वो, ये क्षेत्र ज्यादा डेवलप होगा, मरुस्थलीकरण जो है वो कम होगा। इस मरुस्थलीकरण को कम करना और क्षेत्र को डेवलप करना महाराजा गंगा सिंह जी का उद्देश्य था। लेकिन वह यूं कि महाराजा गंगा सिंह जी ने जो पहली नहर निकलवाई यहाँ पर, गंग नहर जो निकलवाई, वो गंग नहर जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे वहां तक पहुंच नहीं पाई कारणवश। इसके बाद में क्या हुआ, महाराजा गंगा सिंह जी के बाद में शासक बने थे सादुल सिंह जी। और जब सादुल सिंह जी शासक बने तो सादुल सिंह जी ने क्या किया, महाराजा गंगा सिंह जी के सपनों को आगे बढ़ा दिया IGNP का निर्माण करवा के। देखो IGNP जब शुरू हुई, या मैं नाम दूं इसको राजस्थान नहर, ठीक है ना, तो मैं नाम दूं राजस्थान नहर। अभी IGNP नाम ना देके मैं राजस्थान नहर नाम दूं, राजस्थान नहर, या मैं कहूं राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। देखो बात 1948 की है, 1948। इंजीनियर हुआ करते थे कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन। इंजीनियर कंवर सेन ने ना एक खत लिखा था भारत सरकार को, बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता नामक एक खत लिखा था। बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता, आवश्यकता। ये खत जो था ना, ये पुस्तिका जो थी तैयार करके भेजी थी भारत सरकार को, भारत सरकार को भेजा था ये खत कि बीकानेर राज्य जो है उसको पानी की आवश्यकता है, इसके लिए आप एक नहर बनाने की मंजूरी जो है वो आप दीजिए हमें। इसके लिए आर्थिक व्यय जो भी होगा ना पूरा, वो आर्थिक व्यय बीकानेर सरकार जो है, बीकानेर रियासत जो है वो वहन करेगी, बीकानेर राज्य वहन करेगा। अब हुआ यूं, 1948 में यह खत लिखा, भारत सरकार की तरफ से जवाब आया 1957 के आसपास, ठीक है ना। और जब जवाब आया ना, ये इंजीनियर हुआ करते थे, प्रणेता इस नहर के थे, देखो प्रणेता शार्दुल सिंह जी, शार्दुल सिंह जी प्रणेता कौन थे इसके,
शार्दुल सिंह जी इसके हुआ करते थे बेटा प्रणेता। विशेष बात क्या थी देखो, निर्माण की शुरुआत या उद्घाटन, उद्घाटन नहर का उद्घाटन जो था 31 मार्च 1958, ठीक है ना। और उद्घाटन करता गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इसका किया था उद्घाटन। और दूसरी विशेष बात आती है कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे ना, उन्होंने इस नहर को नाम दिया था मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा। अब देखो बेटा उद्घाटन इसका जो हुआ, उद्घाटन हुआ कब, किसने किया, कहां से किया, कहां से करने की जब बात करें ना, दो नदियों का संगम, नदियां सतलज, सतलज और व्यास, इन दो नदियों का संगम, बात कहां की है, हरि के बिराज पंजाब। सॉरी, उद्गम स्थान नाम से मैं लिखूंगा इसको, उद्गम हरि के बिराज, हरि के बिराज, ये है पंजाब में। सामान्य बातें एक बार बता रहा हूं, डायग्राम के साथ में भी ये आपके सामने होगी अभी। तो देखो उद्घाटन इस समय हुआ 31 मार्च 1958 को, उद्घाटन करता गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर को नाम दिया था राजस्थान की मरुगंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, नदियां सतलज और व्यास थी, साइड में हो जाता हूं मैं, और उद्गम इसका हुआ था हरि के बिराज पंजाब से। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है ना। अब बेटा ये नहर जो थी ना आपकी दो चरणों में बनी, ठीक है ना, कितने चरणों में बनी, यह दो चरणों में बनी, दो चरणों में। देखो अलग अलग बात करूंगा मैं दोनों चरणों की। प्रथम चरण या पहला चरण, प्रथम चरण, ये इसका बेटा प्रथम चरण, और ये इसका था द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण की जब मैं बात करूं तो प्रथम चरण में दो मुख्य नहरों के साथ में इसको हम देखते हैं। प्रथम चरण में जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक तो अपने आती है फीडर नहर, और एक आती है अपनी मुख्य नहर। एक तो है राजस्थान फीडर नहर, और दूसरी आपकी आ जाती है इधर मुख्य नहर। डायग्राम के साथ में सारा बताऊंगा मैं आपको। देखो राजस्थान फीडर जो है ना, ये आपकी शुरू होती है हरि के बेराज से, हरि के बेराज पंजाब से, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, यहां तक ये आपकी राजस्थान फीडर जो थी ना वो आ गई। दूसरी, अब ये एक विशेष बात और आती है कि जो राजस्थान फीडर थी, राजस्थान फीडर जो थी वो आपकी यहां से यहां तक आई 204 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आई है, देखो ये 204 किलोमीटर बनी कुल। कितने किलोमीटर बनी, 204 किलोमीटर। इस 204 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर तो बनी है पंजाब में, प्लस 19 किलोमीटर ये बनी है हरियाणा में, और बाकी बची हुई 35 किलोमीटर जो है ना ये बनी है अपने राजस्थान में, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बेटा मुख्य नहर की जब आपको बताऊं ना, ये मुख्य नहर ये यहां से मसीता वाली हेड से, मसीता वाली से दंतोर तक,
मसीता वाली से दंतोर तक, ये दंतोर सॉरी दंतोर बीकानेर में, बीकानेर तक ये बनी बेटा 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। ये प्रथम चरण में बनी थी इतनी। अब प्रथम चरण में कुल कितनी बन गई देखो जरा, 204 एक होगी और 189 आपकी एक होगी, ठीक है ना। 393 किलोमीटर ये आपकी प्रथम चरण में बनी है, ठीक है ना। ये प्रथम चरण में थी। अब इसमें से राजस्थान में 189 और 35 ये राजस्थान में बनी। तो राजस्थान में प्रथम चरण में ये नहर जो थी ना वो 35 और 189 बनी। क्यों? ये 150 और 19 पंजाब हरियाणा में। अब देखो आगे, 224 किलोमीटर ये बनी थी आपकी राजस्थान में प्रथम चरण में, राजस्थान में प्रथम चरण में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसकी क्लियर होगी होगी बात ये आपके। अब दूसरे चरण में देखें, दंतौर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से गडरा रोड। देखो दूसरे चरण में भी इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो दंतौर में यहाँ पे समाप्त हुई है, तो दंतौर से मोहनगढ़, दंतौर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक, गडरा रोड बाड़मेर तक, बाड़मेर। देखो बेटा ये दंतौर बीकानेर में, और ये मोहनगढ़ जो है ना, ये मोहनगढ़ आपका है जैसलमेर में, ठीक है ना। ये बनी आपकी यहाँ पर 256 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 256। और यहाँ पे बनी है ये 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। तो ये आपकी दोनों चरणों में नहर जो थी वो इतनी बड़ी थी। पहले इसकी बात जो मैं आपको बताऊं वो अपनी ये रह जाती है कि आईजीएनपी जो है इसका दूसरी बार उद्घाटन कब हुआ? दूसरी बार उद्घाटन, दूसरी बार उद्घाटन, दूसरी बार उद्घाटन हुआ था इसका, अपने बात करते हैं वो 11 अक्टूबर 1961 की, ठीक है ना। दूसरी बार उद्घाटन हुआ इसका 11 अक्टूबर 1961। और अब उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटनकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत सरकार के उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे इस समय वो। बात मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करें आईजीएनपी का कुल सिंचित क्षेत्र, या आईजीएनपी नाम, पहले बात बता दूं मैं, आईजीएनपी नाम कब रखा गया? देखो 2 नवंबर 1984 को इसे इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी गांधी नहर परियोजना नाम दिया गया, नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बात करें इसकी आईजीएनपी के कुल सिंचित क्षेत्र की, जो मैं बार बार बोल रहा था, कुल सिंचित क्षेत्र, आईजीएनपी का कुल सिंचित क्षेत्र जो है ना
वो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में अलग-अलग है। प्रथम चरण में था 5,46,000 या मैं कहूँ 5.46 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर और ये जो सेकंड फेज था ना इसमें था 10.71 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, ये था इसका कुल। हमें पूछे कि आईजीएनपी से सिंचित कितना हेक्टेयर है, तो इसका ये आ जाता आपका लाख हेक्टेयर। 16.17 लाख हेक्टेयर आईजीएनपी से कुल सिंचित क्षेत्र आपका आ जाता है। अब देखो मैं इसको आईजीएनपी को आपको बताऊं, कुल शाखाएं आईजीएनपी की, कुल शाखाएं जो है ना आईजीएनपी की वो है 9। ठीक है, कुल लिफ्ट नहरें अभी बात करेंगे इनकी, कुल लिफ्ट नहरें ये आईजीएनपी की है 8। कई की जगह लगभग 90% क्या 95% ही बोलूं तो ये 7 मिलती है हमें। ठीक है ना, लगभग जगह ये 7 लिखी हुई मिलती है, लेकिन आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें हैं 8 और आईजीएनपी की उप शाखाएं उप शाखाएं है 3। विद्युत उत्पादन आईजीएनपी से है 23 मेगावाट। ये आईजीएनपी की विशेष बात है सारी की सारी, कि आईजीएनपी की कुल शाखाएं कितनी है, कुल लिफ्ट नहरें कितनी आईजीएनपी की, और आईजीएनपी की उप शाखाएं जो है वो आपकी कितनी है। तो देखो आईजीएनपी की पहले सबसे पहले अपने बात करें लिफ्ट नहरों की। आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें, देखो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों के नाम मैंने आपको बता दिए कि ये आपकी आईजीएनपी जो है, इस आईजीएनपी की आपकी 8 लिफ्ट नहरें हैं भाई। कितनी लिफ्ट नहरें हैं भाई? 8 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे पहली लिफ्ट नहर की जब हम बात करें तो आपकी आ जाती है बेटा कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। नंबर 1 लिफ्ट नहर आती है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। देखो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो है ना वो आपके हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों तक पानी सप्लाई करती है। ठीक है ना, अ, जिलों के नाम अगर मैं देना चाहूं तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर तो है ही, चूरू और झुंझुनू। देखो बेटा एक विशेष बात कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, आजकल लगभग हर गांव में आईजीएनपी की लिफ्ट नहर कुंभाराम आर्य जो है ना इसका पानी पेयजल के रूप में जर्मन सरकार की सहायता से पहुंचाया जा रहा है। जर्मन सरकार है ना, जर्मन सरकार द्वारा अपनी योजना के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से पेयजल पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पेयजल सुविधा गांव में उपलब्ध करवाई गई है, गांव में, गांव में उपलब्ध करवाई है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आईजीएनपी की लिप नहर नंबर 1 की, ठीक है ना। 1 नंबर लिप नहर जो है आईजीएनपी की कुंभाराम आर्य लिप नहर की बात मैंने आपको बता दी है। दूसरी में लिखूं कंवरसेन लिप नहर, इंजीनियर कंवरसेन, कंवरसेन लिप नहर, कंवरसेन लिप नहर, ये आपकी बीकानेर और गंगानगर जिलों में, गंगानगर, बीकानेर ज्यादा लाभान्वित होता है। सबसे बड़ी लिप नहर ये मानी जाती है, सबसे बड़ी लिप नहर। आईजीएनपी की सबसे बड़ी लिप नहर कौन सी है? तो इंजीनियर कंवरसेन जो है वो आईजीएनपी की सबसे बड़ी लिप नहर मानी जाती है। 3 नंबर बताऊं मैं आपको, तेजाजी लिप नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर, तेजाजी बीकानेर जिले में है, बीकानेर में तेजाजी लिप नहर है। 4 नंबर में आपको बताऊं तो आती है पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर आपकी आती है बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर। आगे 5 नंबर लिफ्ट नहर की जब हम बात करें, करणी सिंह लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, और ये करणी सिंह लिफ्ट नहर है ना, बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है, बीकानेर जोधपुर को लाभान्वित करती है। आगे 6 नंबर पे बात करें अपने, आ जाती गुरु जम्बेश्वर लिप नहर, गुरु, पहले इसका नाम फड़ौदी लिप नहर हुआ करता था, गुरु जम्बेश्वर भगवान जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जो आपकी बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर और कौन सा जिला, जैसलमेर, कितने जिलों को लाभान्वित करती है? 3 जिलों को। इसके बाद में 7 नंबर आपकी आती है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास आपकी जोधपुर और जैसलमेर में, जैसलमेर में। 8 नंबर आपकी आ जाती है राजीव गांधी लिप नहर, राजीव गांधी, ये आपकी केवल जोधपुर में। ये आईजीएनपी की 8 लिप नहरों की बात आपकी हो जाती है कि आईजीएनपी जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसकी कितनी लिप नहरें हैं। तो बेटा उसकी 8 लिप नहरें हैं। एक बार साइड में हो जाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट तो मेरे हिसाब से ले नहीं पाओगे, ट्राई कर लो। आगे चलें भाई। अब बात करेंगे आईजीएनपी की शाखाओं की। देखो भाई, आईजीएनपी की शाखाएं, शाखाएं आईजीएनपी की है बेटा नो, ठीक है ना। प्रथम शाखा देखो, डायग्राम भी बता देता हूं साथ साथ में मैं आपको। अब आईजीएनपी नहर जो है, ये आईजीएनपी नहर जो है
इसकी शाखा नंबर 1 जो है ना, 1 नंबर शाखा वो निकलती है इस दिशा से, और ये है रावतसर, रावतसर शाखा, और ये आपकी है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। अब इसके बाद में एक शाखा ये आती है सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा। दूसरी आती है फिर अनूपगढ़ शाखा। तीसरी आती है इसके बाद में पुगड़ शाखा। चौथी इसके बाद में आपकी आती है दंतोर शाखा, दंतोर शाखा। फिर आपकी आती है बरसलपुर शाखा, बरसलपुर शाखा। फिर आपकी आती है चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा। फिर आपकी आती है शहीद बीरबल शाखा, बीरबल शाखा। और फिर आपकी आती है सागरमल, सागरमल गोपा शाखा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आईजीएनपी जो है वो कुल कितनी शाखाओं के साथ में पूरी हो रही है भाई? 9 शाखाएं हो रही है। देखना, 9 में से एक शाखा जो है ना, 9 में से एक शाखा जो है वो बाईं दिशा में है, बाकी सारी शाखाएं दाईं ओर है। एक शाखा ये आपकी बाईं ओर है, बाकी सारी शाखाएं जो है ना आईजीएनपी की, ये सारी शाखाएं दाईं ओर है, दाईं ओर। आईजीएनपी की सारी शाखाएं जो है वो दाईं ओर इसकी बनी हुई है। ठीक है ना? अब दूसरी बात करें आईजीएनपी की उप शाखाओं की। उप शाखा, देखो आईजीएनपी की उप शाखा है 3। पहली शाखा देखें, लीलवा शाखा, लीलवा या इसको बोलते हैं दीघा शाखा, दीघा शाखा। ये आपकी है मोहनगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ में। दूसरी शाखा है इसकी आईजीएनपी की जो है आपकी, वो है गडरा रोड शाखा, गडरा रोड शाखा, गडरा रोड उप शाखा। ये आपकी सागरमल गोपा से निकाली गई है, सागरमल गोपा शाखा से निकाली गई है। तीसरी आपकी आईजीएनपी की जो उपशाखा आती है ना, वो है बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां, या इसको बोलते हैं बाबा रामदेव। पहले इसका नाम बाबा रामदेव था, बाबा रामदेव उप शाखा। ये इसकी आईजीएनपी की हो जाती है भाई उप शाखाएं जो इंपॉर्टेंट है। अब आईजीएनपी की नहर प्रणाली की कुल लंबाई, नहर प्रणाली की कुल लंबाई, ये आपकी है 8,836 किलोमीटर। दूसरी आईजीएनपी की वितरिकाओं की लंबाई, वितरिका की लंबाई ये आपकी है 9,060 किलोमीटर। आईजीएनपी की नहर प्रणाली की लंबाई और आईजीएनपी की वितरिकाओं की लंबाई जो है वो आपकी ये हो जाती है भाई। अब इसके बाद में जब आगे हम बात और करें आईजीएनपी की, तो विशेष बात आईजीएनपी की आ जाती है प्रमुख जिले जो है वो लाभान्वित कौन कौन से है, या कितने जिले जो है वो लाभान्वित है। देखो
अपने मरुस्थलीय क्षेत्र की जब हम बात करें, हमारे पढ़ने में आता है कि राजस्थान का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो अपना 12 जिलों में विस्तारित है। कितने जिलों में फैला हुआ है वो? 12 जिलों में फैला हुआ है। इन 12 जिलों में से एक विशेष बात आपको बताऊं, 12 जिलों में अपना जो मरुस्थल फैला हुआ है, वो मरुस्थल 3 जिले उस मरुस्थल के सॉरी उस मरुस्थल के 3 जिले जो है वो आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है। 3 जिले आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है, बाकी सारे 9 जिले है ना आईजीएनपी से लाभान्वित है। यहाँ पे बताऊं मैं आपको, लाभान्वित जिले, आईजीएनपी से लाभान्वित जिले, देखो आईजीएनपी से लाभान्वित जिले हैं 9। कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लाभान्वित बीकानेर, बीकानेर सर्वाधिक, ठीक है ना, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है ना। तीन तीन छह तीन नौ, 9 जिलों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए भी। ये 9 जिले जो है ना वो आईजीएनपी से लाभान्वित है। अब 3 जिले लाभान्वित कौन कौन से नहीं है? एक सीकर, एक पाली, एक जालोर। 3 जिले आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है की श्रेणी में आते हैं। ये बात मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी एकदम अच्छे तरीके से। अब आती है आईजीएनपी की प्रमुख समस्या। देखो बेटा, आईजीएनपी की प्रमुख समस्या ये है सेम की समस्या। सेम कहां? तो उत्तर आता है बडोपड़, हनुमानगढ़ सर्वाधिक, बडोपड़ हनुमानगढ़ का गांव, ये गांव सर्वाधिक इस समस्या से ग्रसित है। और दूसरी विशेष बात आती है कि ये जो सेम है, ये सेम का जो पानी है, उस सेम के निवारण के लिए हॉलैंड या मैं कहूँ नीदरलैंड कंट्री जो है वो भारत सरकार के साथ में मिलकर के एक परियोजना संचालित कर रही है। उस परियोजना का नाम है इंडो डच परियोजना। इंडो डच परियोजना के माध्यम से सेम की समस्या से छुटकारा मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखूं कि सेम की समस्या के निवारण के लिए, सेम की समस्या के निवारण के लिए, निवारण के लिए हॉलैंड की सहायता से, हॉलैंड की सहायता से, हॉलैंड की सहायता से इंडो डच परियोजना, परियोजना संचालित है। इंडो डच परियोजना संचालित है। ये विशेष बात आपकी आ जाती है भी। अब दूसरी विशेष बात आती है कि आईजीएनपी के लाभ क्या है, ठीक है ना। तो आईजीएनपी के लाभों की जब मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखूं आईजीएनपी के लाभ। देखो भाई, आईजीएनपी नहर है, इससे मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई बढ़ी है, सिंचाई बढ़ी है तो कृषि उपज भी बढ़ी है। दूसरी विशेष बात, आईजीएनपी नहर के किनारे वृक्षारोपण बहुत हुआ है। तो आईजीएनपी के किनारे वृक्षारोपण हो रहा है तो वनों के क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। वन बढ़ रहे हैं मतलब जैव विविधता भी बढ़ रही है। जब वन ज्यादा होंगे तो जैव विविधता ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना।
तो इसके लाभों में हम लिख सकते हैं, आईजीएनपी के जो लाभ है उनमें हम लिख सकते हैं कि सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि। दूसरी बात, कृषि उपज वृद्धि, ठीक है ना। और तीसरी, किसानों का आर्थिक विकास हो रहा है, तो कृषि उपज बढ़ गई तो किसान का आर्थिक विकास हुआ है। और इसके अलावा देखें तो वन क्षेत्र में वृद्धि, जैव विविधता वृद्धि, जैव विविधता वृद्धि, पशुधन में बढ़ोतरी, पशुधन में बढ़ोतरी, मरुस्थलीकरण में कमी, मरुस्थलीकरण में कमी, क्योंकि आईजीएनपी से क्षेत्र सिंचित हो रहा है ना, सिंचित हो रहा है तो मरुस्थल तो कम हो रहा है ना, आईजीएनपी के क्षेत्र में तो मरुस्थल बिल्कुल कम हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये अपने आईजीएनपी के हो जाते हैं भाई, आईजीएनपी से होने वाले लाभ जो है वो प्रमुख रूप से अपने हो जाता है ये, ठीक है ना।